ताप मैशम। पूनम जी गार्डन में वहां के माली के साथ गार्डन में पौधे लगा रही थी। तभी एक नौकरानी पूनम जी का फोन लेकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, मालकिन, ये आपका फोन काफी देर से कोई पर बार बार कॉल कर रहा है। उस नौकरानी की बात सुनकर पूनम जी फोन के पास आती है और फोन को देखते हैं। पूनम जी जब अपने फोन पर देखते हैं तो पाते हैं कि उस पर नीलम जी का कॉल आ रहा था। नीलम जी का कॉल देखकर पूनम जी खुश होकर जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ते हैं। नीलम पूनम जी जैसे ही फोन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी उनकी नजर अपने मिट्टी से सने हुए हाथों पर पड़ती है। पूनम जी जब अपने हाथों को देखती है तो वो अपने हाथ पीछे कर एक नौकरानी को फोन उठाकर स्पीकर पर रखने को कहते हैं। नौकरानी पूनम जी की बात मानकर फोन उठाकर स्पीकर पर रख देती है। फोन के स्पीकर पर डालते ही दूसरी तरफ से नीलम जी कहती हैं, हाँ पूनम बोल, तूने कॉल किया था? सॉरी, मैं जरा बच्चों का नाश्ता बना रही थी तो इसलिए फोन रूम में रह गया था। कोई जरूरी काम था क्या? नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुराकर उससे कहती हैं, बात तो जरूरी थी, पर अगर तू बिजी है तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे बाद में बात कर लूंगी। पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी उससे कहती हैं, अरे नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया है और वैसे भी आज संडे है तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठने वाले हैं। बोल, तुझे क्या बात करनी थी? नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी कुछ सोचकर हिचकी, आज संडे है तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठने वाले हैं। बोल, तुझे क्या बात करनी थी? नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए उससे कहती हैं, मुझे वो तेरी दरअसल मुझे तुझसे सांची के बारे में कुछ बात करनी थी। तू मेरे छोटे बेटे आरव को तो जानती है ना, मैं उसके लिए तेरी छोटी बेटी सांची का हाथ मांगना चाहते हैं। मतलब मैं चाहती हूं कि श्री और अभय के साथ साथ सांची और आरव की भी शादी कराना चाहती है। नीलम जी पूनम जी की बात सुन कर नीलम जी खुश हो जाती है, पर फिर कुछ सोचने लगती है। जब नीलम जी का कोई जवाब नहीं आता है तो पूनम जी परेशान होकर उससे कहती हैं, क्या हुआ नीलम, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अगर तुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है तो तू मना कर सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है। नीलम जी पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी अपनी सेंस में आती है और उससे खुशी से कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूनम, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो ये खुशी बात है कि मेरी दोनों बेटियां तेरे घर में बहू बनकर जाएंगी। बस थोड़ी सी टेंशन है सांची की। तू तो अच्छे से जानती है ना, सासी को श्री से बिहेवियर में बिल्कुल उल्टी है। जहां मेरी श्री समझदार और मेरी भोली बच्ची है, वही सांची उसे एकदम उल्टी। श्री के शादी की बात के वक्त वह बहुत छल्ला गई थी। पता नहीं खुद की शादी की बात सुनेगी तो क्या करेगी। हाँ, करेगी भी या नहीं पता नहीं। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुराकर उससे कहती हैं, मैं जानती हूं सांची को, इसीलिए पहले तुझसे बात कर रही हूं, वरना चाहती तो पहले सांची से भी पूछ सकती थी इसके बारे में। और तू इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले। अगर सांची का जवाब ना हुआ तो कोई बात नहीं, तू सांची से बात कर ले आराम से, फिर मुझे उसका जवाब बता देना। पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी उससे थोड़े उदासी भरे लफ्जों में कहते हैं, मैं तुझे सांची से पूछकर उसका जवाब बता दूंगी। वैसे मुझे पता है उसका जवाब नहीं होगा। ये कहकर नीलम जी फोन रख देती है। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन नीलम जी और पूनम जी दोनों ही इस बात से अनजान थीं कि किसी और ने भी उनकी यह बातें सुन ली है, और वह कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी उसने पूनम जी और नीलम जी की बातें सुन ली थीं। पूनम जी और नीलम जी की बात सुनने के बाद अभय एक डेविल मुस्कुराता है और खुद से मन में कहता है, जितना मैंने सुना है तुम्हारी बहन के बारे में मिस मिश्रा, तुम्हारी बहन इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन मैंने अपने भाई से वादा किया है कि सांची उसी की होगी, इसीलिए उससे शादी के लिए हाँ तो कहना ही पड़ेगा।
लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हें तड़पाने का एक और मौका दे दिया है, इसलिए अब देखो तुम आगे आगे क्या होता है। ये कहकर अभय अपनी आंखों पर गोगल लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में रेडी हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर आरव अपने फोन को उठाकर उसे कान पर रखता है और कहता है, बोलो क्या हुआ, क्या किया मेरी जाना ने तुम्हारे साथ। आरव की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी अपने डरी हुई आवाज उससे कहता है, वह छोटे मालिक, हम यहाँ मैडम को लेने आए थे, लेकिन हमें पता चला कि मैडम तो बहुत पहले यहाँ से निकल चुकी है। उस आदमी की बात सुनकर आरव तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और अपने मन में खुद से कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जाना, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से तो मेरी बात नहीं मानोगी। चलो कोई बात नहीं, इस खेल में भी अपना ही मजा है। तुम मुझसे बचने की कोशिश करो और मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन जाना हर हाल में जीत तो मेरी ही होगी। आज का दिन तो तुम्हें मेरे साथ मेरे तरीके से बिताना है। आरव ये सोचकर मुस्कुराता है, फिर उस आदमी से कहता है, 1 घंटा है तुम्हारे पास ये पता लगाने के लिए कि वह कहाँ है और किसके साथ है। ये कहकर आरव फोन कट कर देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सांची अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी थी। दरअसल प्रोजेक्ट करने से पहले उन लोगों ने प्लान किया कि एक कॉफी पी ली जाए। सांची बैठी तो उन लोगों के साथ थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। वह अपनी जगह पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे कहीं खोता है देख प्रशांत उसे कहता है, हे SM, क्या हुआ, कहाँ खोई है तू। प्रशांत की बात सुनकर सांची अपनी सेंस में आती है और उससे मुस्कुरा कर कहती है, कहीं नहीं, बस प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रही थी। सांची की बात सुनकर उसके पास बैठी उसकी दोस्त तनु उससे उसके हाथ पर हाथ रखकर उससे कहती है, रिलैक्स सांचू, प्रोजेक्ट हो जाएगा तो तू उसकी टेंशन मत ले। अभी बस तू इस मूवमेंट को एंजॉय कर यार। हम लोग इतने दिनों बाद एक साथ कहीं बाहर आए हैं, क्या अपनी सोच और अपने काम में घूम हो, थोड़ा सा तो टाइम दे दो। चलो सब अपने काम और अपने सोच से बाहर आओ और चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। ये कहकर तनु वही रखी एक बोतल को स्पिन करती है। बोतल के स्पिन करने के बाद वो उन्हीं के दोस्त दीपक पर आती है। उस बोतल के दीपक की साइड रुकने के बाद सभी लोग जोर से हंसकर तालियां बजाते हैं। उनकी तालियों की आवाज सुनकर दीपक दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें रोकने के लिए इशारे में कहता है और उनसे मुस्कुराकर कहता है, तालियां बजाना बंद करो और चलो जल्दी बताओ मुझे क्या करना। दीपक की बात सुनकर सभी लोग कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। कुछ देर खुसुर पुसुर कर कर तनु दीपक से कहती है, तुझे इस कैफे के दरवाजे से जो पहली लड़की आएगी उसे तुझे प्रपोज करना है। तनु की बात सुनकर दीपक हैरान हो जाता है और उससे हैरानी से कहता है, ये तनु पिटवाने का इरादा है क्या? ऐसे ही बता दो, मैं ऐसे किसी को प्रपोज करूंगा तो वह मुझे उल्टा मारेगी नहीं, कुछ और करा लेना, लेकिन ये नहीं। दीपक तनु से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तनु दीपक की एक नहीं सुनती है और अपनी बात पर बनी रहती है। दीपक के बहुत मानने के बाद भी जब तनु नहीं मानती है तो वह हार कर हाँ कर देता है और सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि तभी वहां पर एक लड़की अंदर आती है। उस लड़की को देखकर सब लोग दीपक को जाने का इशारा करते हैं। सब लोगों के इशारे को देखकर दीपक हिम्मत करके उस लड़की की तरफ बढ़ता है। दीपक उस लड़की के पास जाकर उसके सामने एक रोज बढ़ाकर उसे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगे? वो लड़की दीपक की बात सुनकर उसे कुछ देर हैरानी से देखती है, फिर गुस्से से उसके हाथ से रोज छीन कर उसके मुंह पर मारकर उसे गुस्से से कहती है, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर तुम्हारी बहन को भी कोई ऐसे बीच रास्ते में प्रपोज करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बदतमीज इंसान। यह कहकर वह लड़की उल्टे
पैर कैफे से बाहर चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद दीपक मुंह बनाकर अपने दोस्तों की तरफ देखता है। दीपक का चेहरा देखकर वह सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख दीपक चिढ़ जाता है और उनके पास बैठकर उनसे चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार तुम हर बार मेरे साथ यही करते हो? मैं नहीं खेलूंगा आपसे तुम्हारे साथ कोई ऐसा गेम। दीपक की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और बोतल को दोबारा से स्पिन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह वाटर सब पर आती है। इन सब में सांची सब कुछ भूल गई थी। वो भी उन लोगों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। सबकी बारी होने के बोतल प्रशांत की तरफ रुकती है। प्रशांत की तरफ रुकने के बाद सब लोग वह हंसकर ताली बजाते हैं। उनकी ताली बजाने के बाद प्रशांत मुस्कुराता है और टेबल पर अपने हाथ रखकर उनसे कहता है, चलो बताओ मुझे क्या करना है। प्रशांत की बात सुनकर वह सभी दोस्त आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में खुश होकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद तनु खड़ी होती है और उससे कहती है, तुझे सांची को प्रपोज करना है। उसकी बात सुनकर प्रशांत शॉक हो जाता है और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहता है, क्या प्रपोज? वो भी SM को? सांची भी उन लोगों की बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनसे कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम सब लोग? ये प्रपोज वेरपो से मुझे ये सब पसंद नहीं है। सांची को चीरता देखकर तनु उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे समझाते हुए कहती है, सांची रिलैक्स, हम उसे बस डेयर दे रहे हैं। वह सिर्फ नाटक करेगा प्रपोज करने का। ये रियल प्रपोजल नहीं है, ये सिर्फ एक गेम का पार्ट है बस। तनु सांची को समझाने के लिए ये कह तो रही थी कि ऐसे गेम का पार्ट है, लेकिन ये बात वो भी जानती थी कि प्रशांत रांची को बहुत पसंद करता है। इसीलिए उसने जानबूझकर प्रशांत को यह डेयर दिया था ताकि उसके अंदर की फीलिंग बाहर आए और वो उन्हें सांची से कहे। उन लोगों के बहुत समझाने पर सांची मान जाती है। सांची के मानने के बाद प्रशांत अपने एक घुटने के बल नीचे झुकता है और अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की कैन का ढक्कन लेकर उसे रिंग की तरह यूज कर सांची से प्यार से कहता है, मिस सांची मिश्रा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन सकती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह कहते वक्त प्रशांत की आंखों में सांची के लिए ढेर सारा प्यार दिख रहा था। सांची प्रशांत की बात सुनकर उसे थोड़े कंफ्यूजन से देख रही थी, क्योंकि उसे प्रशांत का प्रपोजल ड्रामा नहीं सच लग रहा था। इसलिए वो उसे थोड़े हैरानी और कंफ्यूजन से मिले झूले भाव से देख रही थी। उसे खुद को ऐसे देखता पाकर प्रशांत फिर से उससे प्यार से कहता है, बोलो सांची मिश्रा, करोगी मुझसे शादी? बनोगी मेरी जिंदगी? सांची प्रशांत की बात सुनकर जैसे ही उससे कुछ कहने वाली होती है, तभी एक धमाके की आवाज वहां गूंज जाती है, जिसे सुनकर सांची और उस कैफे में बैठे लोग, सांची और उसके दोस्त सब डर जाते हैं। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद जब वो लोग उस आवाज वाली दिशा में देखते हैं, तो सामने खड़े इंसानों को देख कर वह लोग बहुत डर जाते हैं।